डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की पहली प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पढ़ेंगे और हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। पहला लाइन है, मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, ये उनका लाइफ टाइम दिया हुआ है। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, ये लोकप्रिय रूप से बापू के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे में लिखा हुआ है कि वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन, मतलब ये नेता से ज़्यादा, मतलब राजनेता से ज़्यादा ये आध्यात्मिक नेता थे, मतलब कि पॉलिटिशियन से ज़्यादा ये स्पिरिचुअल लीडर थे। आगे का लाइन देखिए, ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि जो महात्मा गांधी हैं, इन्होंने सफलतापूर्वक, मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक चीफ वेपन्स के रूप में, प्रमुख हथियार के रूप में इन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस को, मतलब सत्य और अहिंसा को एक मुख्य हथियार के रूप में यूज किया था। अब किसके विरोध में यूज किया था? तो यहाँ पर लिखा हुआ है द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कहता है कि जो ब्रिटिश रूल था इंडिया, उसके विरोध में, मतलब उसके अगेंस्ट इन्होंने प्रयोग में लाया था। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ादी दिलाई थी। फ्रॉम 1915 to 1948, मतलब 1915 से लेकर 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब भारतीय पॉलिटिक्स में इन्होंने अपना वर्चस्व बना लिया था, अपना एक प्रभाव बनाया था। आगे का लाना, ही डाइड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, और 30 जनवरी 1938 को ये एक फैनेटिक के हाथों मारे गए थे। फैनेटिक होता है एक रिलीजियस, ऐसे कोई भी पर्सन जो कि रिलीजियस को लेकर काफ़ी, मतलब उसके लाइफ में रिलीजियस, सब जो रिलीजियन होता है, जो धर्म होता है, वो सबसे ऊपर होता है। आप कह सकते हैं धर्म में अंधा व्यक्ति। अब आगे का लाइन देखिएगा, हीज ऑटोबायोग्राफी, मतलब जो इनकी जो जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है। अब उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इनकी जीवनी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल, न्यूमरस का मतलब अनेकों, बहुतों, आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो इन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा था। ये एक पत्रिका थी जो उस समय भारत को आज़ाद कराते समय चलती थी, उसमें इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखा था। तो कहता है कि ये दोनों मिलकर, मतलब इनकी जो जीवनी और इनकी जो यंग इंडिया में बहुत सारे जो लेख होते थे और कुछ स्पीचेस, मतलब जो भाषण थे, जो इन्होंने अलग अलग ओकेजन्स पे दिए थे, अलग अलग अवसरों पे दिया था, वो रिवील करता है, मतलब वो बताता है हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियमेटिक इंग्लिश। यहाँ पे कहता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो इनकी बायोग्राफी है, जो इनकी जो पत्रिका में जो आर्टिकल जो छपते थे, वो हमें बताता है कि ये केवल ओरिजिनल थिंकर नहीं थे, ठीक है, ये साथ में इडियमेटिक इंग्लिश के मास्टर थे और चेस्ट के भी मास्टर थे। चेस्ट ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो कि सिंपल और काफ़ी अच्छा लाइफ जीता है, या फिर आप कह सकते हैं जो पवित्रता को काफ़ी प्रायोरिटी देता है। क्लियर? आगे का लाइन है,
इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। कहता है कि इस प्रसंग में, इस जो लेख है इसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी बात करते हैं भारत की जो सभ्यता है उसके साउंड फाउंडेशन को। देखिए, साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है मजबूत फाउंडेशन, मतलब मजबूत नींव, उसकी बात करते हैं। अब आगे लिखा हुआ विच, ये विच आया है इंडियन सिविलाइजेशन के लिए। कहता है विच हैज़ सक्सेसफुली विद स्टूड द पासेज ऑफ टाइम, जो कि समय के गुजरते हुए में, मतलब समय के चलते हुए काल क्रम में ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये बहुत अच्छा प्रभाव दिया है। सक्सेसफुली मतलब सफल रूप से ये अपना नाम कमाया है। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर। कहता है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। अब यहाँ पे कहता है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जिसकी जो टेंडेंसी है, इसकी जो प्रवृत्ति है कि ये प्रिविलेज करता है मटेरियलिटी को। प्रिविलेज करने का मतलब विशेष अधिकार देता है, उसको आगे रखता है। कौन सी चीज़ों को? भौतिक सुख सुविधाओं को। ठीक है। अब कहता है ये कैन नॉट मैच, जो कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता इंडियन सिविलाइजेशन को। और इंडियन सिविलाइजेशन क्या करता है? दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो कि हमें जो मोरल बीइंग है, मतलब जो नैतिकता है उसको बताता है, उसको आगे बढ़ाता है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। इसमें आप याद रखिएगा इनकी जो बायोग्राफी है और कौन से मैगजीन के लिए ये लिखते थे, ये बातें आपको 2-3 बातें यहाँ पे याद रखनी है। चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए पर्सन हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोज। तो यहाँ से आपका मेन प्रोज स्टार्ट होता है। कहता है आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि जो भारतीय सभ्यता जो इतना विकसित हुई है इसको विश्व में, वर्ल्ड में कोई हरा नहीं सकता, इसको कोई पछाड़ नहीं सकता। अगली लाइन है नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाई आवर एंसेस्टर्स। अब कहता है कि जो कोई नथिंग मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोए गए हैं उसका बराबरी कर सकता है। रोम बेंट। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि रोम जो था वो तो चला गया, उसका सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। ग्रीस शेयर्ड, मतलब जो ग्रीस है ये भी कुछ इसी तरीके का दुर्भाग्य को बताता है। द माइट ऑफ द फेरोज वाज ब्रोकन, और जो मिस्र के राजाओं की जो शक्ति थी वो टूट चुकी थी। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जो जापान है वो पश्चिम की सभ्यताओं से वो वेस्टर्नाइज्ड हो चुकी है, मतलब पश्चिमीकृत हो चुकी है। जापान में भी पश्चिम की सभ्यता आपको देखने को मिलेगा। अब आगे लिखा हुआ है ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में तो पूछो ही मत। बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। यहाँ पे एक वर्ड है स्टिल। स्टिल का मतलब फिर भी, सम हाउ और अदर का मतलब है किसी न किसी तरह से। तो यहाँ पे कहता है कि जो इंडिया फिर भी आज किसी न किसी तरह से अपने सिविलाइजेशन का जो फाउंडेशन है वो भी अपना साउंड किए हुए, मतलब आज भी इंडिया की जो सिविलाइजेशन है उसकी फाउंडेशन आज भी मजबूत है। क्लियर। चलिए अब आगे का लाइन देखते हैं। कहता है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मीन्स ऑफ ग्रीस एंड रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो यूरोप के जो लोग हैं उन लोगों ने जो ग्रीक और रोम के लोगों की जो राइटिंग पढ़ी है उससे जो चीज़ें सीखी है वो आज उसके ग्लोरी में, मतलब उसकी जो शान है, उसकी जो शौकत है उसमें आज भी एग्जिस्ट नहीं करती, आज भी वो चीज़ें नहीं है।
इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, कहता है उन लोगों से सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन्स, मतलब यूरोपियन ये कल्पना करते हैं डैट कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। अब यहाँ पे ग्रीस एंड रोम के जो लोग हैं उन लोगों ने जो राइटिंग्स लिखा है उसमें कुछ गलतियाँ हैं। तो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो यूरोपियन जो लोग हैं ना, वो पढ़ने के दौरान उन लोगों ने कुछ गलतियाँ देखी, उन गलतियाँ से वो लोग बचना चाहेंगे, मतलब वो चाहेंगे कि हम उन गलतियों को ना सीखें। अब आगे कहता है कि सच इज़ देयर पिटेबल कंडीशन, यही उसकी दुर्भाग्य की स्थिति है, यही उसकी दयनीय स्थिति है। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। कहता है इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, कहता है कि इन सब चीज़ों के बीच में, ये सब चीज़ें तो ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड डैट इज़ हर ग्लोरी। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि अगर इन सब चीज़ों को देखें, इन सबों के बीच में अगर देखें तो इंडिया आज भी अस्थिर है, मतलब इंडिया आज भी वही है जो कि हज़ारों साल पहले अपनी सभ्यता को परिचय जो देता था, आज भी वहीं पे अस्थिर है और यही उसकी सुंदरता है। कहता है इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया डैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। अब देखिए यहाँ पे चार्ज का मतलब है आरोप। तो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट में ऐसा आरोप लगाया जाता है कि जो इंडिया के जो लोग हैं, यहाँ पे हर आया है इंडिया के लिए ही, तो कहता है हर पीपल, मतलब जो इंडिया के जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है, मतलब असभ्य हैं और इग्नोरेंट हैं, अनपढ़ हैं और स्टॉलिड हैं, मतलब जिद्दी हैं। अब यहाँ पे ऐसा आरोप लगाते हुए आगे बात की जाती है कि डैट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज। अब यहाँ पे उन लोग आरोप लगाते हुए ऐसा कहता है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि इंडियन लोगों को ऐसा इंड्यूस किया जाए, उनको भड़काया जाए, उनको बहला के फुसला के उनके अंदर कोई चेंज लाया जा सके, मतलब उनके सिविलाइजेशन को हम बदल सकें, उनके व्यवहार में कोई चेंज लाए, ऐसा संभव ही नहीं है। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आर मेरिट। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि ये जो चार्ज है ना, ये जो आरोप है, ये अगर सच में देखें तो हमारे गुणों के विरुद्ध है, मतलब ये तो हमारा मेरिट है, लेकिन इसी के विरुद्ध हमें आरोप लगाया जा रहा है। अब आगे बताते हैं कि कौन सा गुण है वह। अब यहाँ पे कहते हैं कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। अब यहाँ पे कहते हैं कि हम लोगों ने इसको टेस्ट किया है, हम लोगों ने इसको सच पाया है, वही चीज़ लिखा हुआ है कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू, हम लोगों ने इसे सच पाया है और ये एक्सपीरियंस के अनेविल पे, मतलब इस एक्सपीरियंस के कसौटी पे, तो हमारी जो अनुभव है उनको बहुतों सालों से जो हमारा अनुभव है उसके कसौटी पे ये सारी चीज़ें सच पाया गया है और ये सारी चीज़ों को सच परखा गया है, इसीलिए हम लोग इसे चेंज नहीं कर सकते। हम अपनी सभ्यता के जो कंसेप्ट है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, इसको नहीं बदल सकते। अब आगे का लाइन है मेनी ट्रस्ट का मतलब होता है पॉलिसी, विचारधारा। तो कहता है कि बहुत से ऐसे पॉलिसी हैं, ऐसे जो विचार हैं जो इंडिया को एडवाइस करते हैं, मतलब इंडिया को सलाह देते हैं कि वो अपनी सिविलाइजेशन में कुछ चेंजेस लाए, लेकिन फिर भी आज भी सी रिमेन्स स्टडी, मतलब वो आज भी वो अस्थिर है, वहीं पे है, अपनी सिविलाइजेशन पे अडिग है। आगे देखिएगा, कहता है दिस इज़ हर ब्यूटी, मतलब यह उसकी सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आर होप, और यह हमारा जो होप है, जो हमारी जो ये होप है उसका ये सीट एंकर है। होप का मतलब आशा और सीट एंकर का मतलब सुरक्षा कवच। तो जो भारत की जो सुंदरता है, जो भारतीय जो सभ्यता है, उसकी जो सुंदरता है, यही हमारा सीट एंकर है कि आज भी ये अस्थिर है, ये उन लोगों पश्चिमी सभ्यताओं के जाल में न फंसकर उसमें कुछ चेंजेज आज तक न हो पाया। क्लियर? चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ 3।
सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन एक ऐसी विचार है, एक ऐसा व्यवहार है जो किसी मैन के, किसी मनुष्य के उसके कर्म के रास्ता को, कर्म के मार्ग को बताता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो कर्तव्य का पालन करना और जो नैतिकता का पालन करना एक दूसरे से कन्वर्टेबल टर्म है, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब ये दोनों चीज़ें एक ही है। आगे कहते हैं टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि मोरालिटी को मतलब नैतिकता का पालन करना, अगर आप नैतिकता का पालन करते हो तो इसका मतलब है कि आपने अपने माइंड और अपने इच्छाओं पे काबू पा लिया है, उस पर आपने महारत हासिल कर ली है। देखिए इस लाइन का मतलब है, लिखा हुआ टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। माइंड्स एंड पैशन मतलब हुआ कि मन और हमारी जो इच्छाएं हैं, पैशन का मतलब हमारी चाहत। तो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि आपने अगर नैतिकता को समझ लिया ना, तो आपने अपने मन और अपने जो इच्छाएं हैं उसको अपने आप काबू में कर लिया। अब आगे का लाइन है सो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स। अब इस तरह से अगर हम करते रहें तो हम लोग अपने आप को जान जाएंगे। अब आगे कहते हैं कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। अब यहाँ पे कहते हैं कि गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब है अच्छा व्यवहार, मतलब गुजराती में अगर देखें तो सिविलाइजेशन का मतलब है गुड कंडक्ट। तो ये लाइन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। 4 नंबर पैराग्राफ है इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि अगर ये परिभाषा सत्य है, then India so many writers have shown has nothing to learn from anybody else and this is as it should be। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि अगर ये परिभाषा सच है, करेक्ट है, तो इंडिया के बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिन्होंने ये दिखाया है, अपनी राइटिंग से दिखाया है कि इंडिया को किसी दूसरे से सीखने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा होना भी चाहिए। अगली लाइन देखिएगा, पैराग्राफ 5। We notice that mind is a restless word. The more it gets, the more it wants। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि हम लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है, हम लोगों ने ऐसा देखा है कि जो माइंड है, जो हमारा मन है, एक बेचैन पक्षी की तरह है। इसको जितना मिलता है उतना ही और अधिक चाहता है। क्लियर। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। The more we indulge in our passions, the more unbridled they become। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि the more we indulge in our passions, कहता है कि हम लोग जितना ज़्यादा अपनी चाहतों में, जो अपनी जो ख्वाहिशें हैं, जो हमारी जो इच्छाएं हैं, उसमें जितना ज़्यादा हम लोग लीन होंगे, उसमें जितना ज़्यादा व्यस्त होंगे, उतना ही हम लोग अनकंट्रोल्ड होंगे, मतलब उससे बेचैन होंगे। क्लियर। आगे कहता है कि आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, देयरफॉर इसीलिए सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इसीलिए एक लिमिट बनाया कि हमें किस हद तक किसी चीज़ का लत में या फिर किसी चीज़ में हमें बिजी होना है, किसी चीज़ को किस हद तक प्रायोरिटी देना है, वो इसका जो लिमिट है हमारे पूर्वजों ने सेट कर दिया है। क्लियर। अब कहता है दे सा डैट। अब कहता है उन लोगों ने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। जो हैप्पीनेस है, जो खुशियां है, एक मेंटल कंडीशन है। अगर देखें तो खुशियां कुछ भी नहीं है, हमारी एक मानसिक स्थिति है। क्लियर। तो यहाँ पे अब 6 नंबर पैराग्राफ की ओर बढ़ेंगे। तो कहता है ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। अब गांधी जी यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी अमीर है तो वो खुश है और कोई आदमी गरीब है तो वो नाराज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आगे कहते हैं कि द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। कहता है हमने तो जो अमीर जो लोग हैं उनको हम नाराज़ देखते हैं, उनको बेचैन देखते हैं। जो रिच होते हैं अक्सर अनहैप्पी दिखाई देते हैं और जो गरीब होते हैं अक्सर खुश दिखाई देते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। कहता है लाखों लोग गरीब होंगे और गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, कहता है इन सब चीज़ों को समझ के, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके हमारे जो पूर्वज थे, आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर। मतलब जो हमारे पूर्वज थे ना, उन लोगों ने हमें दूर रखा। डिसुएडेड अस मतलब हम लोगों को दूर रखा ऐशो आराम और विलासतापूर्ण ज़िंदगी से। ठीक है, लग्जरीज एंड प्लेजर्स का मतलब है कि ऐशो आराम और खुशियों वाला ज़िंदगी। तो हमारे पूर्वजों को पता था, इसीलिए उन जो हमारे पूर्वज हैं हमें इन सारी चीज़ों से दूर रखा हम लोगों को। क्लियर। आगे का लाइन कहता है वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि आज हम लोग हजारों वर्ष जो पहले जो प्लॉ होते थे, जो खेतों में हल चलते थे, उसको आज भी हम लोगों ने मैनेज रखा है। यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि हजारों वर्ष पहले हमारी सभ्यता थी कि हमारे खेतों में जो बैल थे, बैल हल को ये कैरी करते थे और हमारे खेतों के अंदर जुताई होती थी। तो आज भी हम लोग उसी प्लो को, सेम काइंड ऑफ प्लो, प्लो का मतलब होता है हल, जो खेतों में हल चलता है ना, खेत की जो जुताई होती है। अगर आप गांव से होंगे तो आप समझ रहे होंगे। तो वही गांधी जी कहते हैं कि हजारों साल पहले ऐसा होता था और आज हम लोग उस चीज़ को मैनेज्ड रखे हैं, मतलब आज हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक हम लोगों को हो चुका है। कहता है वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि आज भी हम लोग उसी तरह की झोपड़ियों में रहते हैं, उसी तरह के कॉटेज में रहते हैं जो कि फॉर्मर टाइम्स मतलब पुराने ज़माने में हमारे पूर्वजों के पास था। अगली लाइन है आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो हमारी जो घरेलू शिक्षा है, जो हमारी देसी और जो स्वदेशी शिक्षा है, इंडिजीनियस का मतलब है जो स्वदेशी हो, अपने देश का हो, जो एजुकेशन है आज भी ऐसा है जैसा पहले था। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोंडिंग कंपटीशन। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि हम लोगों के पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि हम लोग लाइफ को एक प्रतियोगिता भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मतलब भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हम लोगों के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। क्लियर। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि हर कोई के पास अपना बिजनेस है, अपना व्यापार है और उनको उन बिजनेस और व्यापार को उन लोग एक बेज, एक मजदूरी लेते हैं। क्लियर। इट वाज नॉट डैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। अब कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग नहीं जानते थे कि मशीनों का आविष्कार कैसे किया जाए। बट आवर फोर फादर न्यू डैट इफ़ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पता नहीं था कि मशीनों का आविष्कार कैसे किया जाए, बल्कि जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ों पता था और उन लोगों को ये बातें भी पता था कि अगर हम इन सभी चीज़ों के पीछे अपना दिल लगाएं तो हम लोग एक न एक दिन इनके गुलाम बन जाएंगे और हम अपना नैतिक चरित्र को खो देंगे। चलिए अब आगे का लाइन देखते हैं। कहता दे देयरफॉर। अब यहाँ पे दे आया है पूर्वज के लिए, तो कहता है कि इसीलिए उन लोगों ने आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन, यहाँ पे डिलिब्रेशन का मतलब है विचार विमर्श करने के बाद, बहुत सोच और समझने के बाद, डिसाइडेड डैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि बहुत सारे सोच और समझने के बाद हमारे पूर्वजों ने ये निश्चित किया था कि हम वही चीज़ करेंगे जो हम अपने हाथ और पैरों से कर सकते हैं।
चलिए अब आगे देखते हैं। दे saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet। अब यहाँ पे कहता है कि उन लोगों ने देखा, अब उन लोगों ने, पूर्वजों ने देखा कि जो हमारी वास्तविक खुशियाँ हैं, जो आवर रियल हैप्पीनेस और जो हमारा जो हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य है, वो हमारे हाथों और पैरों के प्रॉपर यूज में ही है। मतलब यहाँ पे गांधी जी का कहना है कि हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर हम अपने हाथ और पैरों का सही प्रयोग करें तो हम एक वास्तविक खुशियाँ में रह सकते हैं, वास्तविक खुशियाँ ला सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रह सकता है।